जब कंपनी से ही ये से सारी दिक्कतें आ रही हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी एक बार ज़रूर सोचिएगा, बजाज की कोई बाइक परचेज करने से पहले, टीवीएस की कोई बाइक परचेज करने से पहले एक बार ज़रूर माइंड में सोचिएगा, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करता है। अब एक बार देखना सिटी में, अब मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट कराता हूँ एक बार ना, ज़बरदस्त ब्रेकिंग, मतलब कॉन्फिडेंस आता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने होंडा SP 160 क्यों नहीं ली, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। चलते हैं और बाइक को राइड करके भी आपको फील करके बताऊंगा कि बाइक चलने में अभी कैसी चल रही है। और इसका इंजन जो है पहले की तरह स्मूथ है, पावर और टॉर्क में कहीं लैग तो नहीं कर रहा है, गाड़ी कैसा इनिशियल पावर आपको दे रही है। चलिए चलते हैं, मैं आपको अभी इस POV में आपको दिखाता हूँ कि बाइक कैसे रन कर रही है और क्या पहले की तरह हो गई है या फिर कोई दिक्कत आ रही है। और शटल RPM पे गाड़ी जैसे कि ड्रॉप कर रही थी RPM, वो दिक्कत अभी हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो अपना एक जवाब देता हूँ, जो कि है मैंने N150 ही क्यों लिया था, मैंने N160 क्यों नहीं लिया था। क्या मेरे पास ऑप्शन नहीं था N160 लेने का, और मैंने N150 ही क्यों ही लिया। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये बाइक जनवरी में ली थी, जो कि आप व्लॉग में देख पाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे बहुत पहले से हैं उनको पता है कि मैंने व्लॉग पोस्ट किया था, और बाकी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगा, तो आप देख पाएंगे कि उस समय GST रिवाइज़ नहीं हुआ था, यानी 18% GST लगती थी। तो बजाज पल्सर N160 में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता था, वो था टॉप ऑफ द लाइन उनका, जो UHD सस्पेंसन के साथ आता था। वो कॉस्ट अराउंड करता था 1,75,000 समथिंग, ठीक है, हाँ, तो कुछ इस तरह से कॉस्ट करता था। तो इस वजह से मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था, मुझे कैश में गाड़ी लेनी थी, फाइनेंस में नहीं लेनी थी। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं कैश में गाड़ी को परचेज करूं। तो उस समय मैंने गाड़ी जो भी देखा 160 सेगमेंट में आपका अपाचे 160 आती है, जो कि 2V आती है और 4V भी आती है, हालांकि उस समय बहुत महंगी आ रही थी। मेरा बजट 130 का था, मैंने उसको पुश किया 150 तक ले जाने की मैंने पूरी कोशिश की। और जो बाइक्स थी पल्सर N160, वो आपकी कॉस्ट कर रही थी 1,75,000 अप्रॉक्स ये कॉस्ट कर रही थी। तो मेरा बजट अलाउ नहीं कर रहा था। और फिर मैंने बजाज को छोड़ के अगर देखते हैं तो होंडा में एक बाइक आती है, होंडा SP 160, बट मैंने उस बाइक को कंसीडर इसलिए नहीं किया कि उसका लुक बड़ा डिसेंट है। एंड आप देखेंगे अगर होंडा SP 125 में, तो उसका मतलब सटल सा लुक है, मतलब दोनों में डिफरेंस नहीं है। 125 सीसी और 160 सीसी में फ्रंट का वही सेम ही दिखता था। तो इस वजह से मेरा मन नहीं था कि मैं मतलब होंडा में जाऊँ। हालांकि रिलायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो होंडा और यामाहा जैसी रिलायबिलिटी, जो कि जापान की कंपनी है, वो इंडियंस कंपनी कभी नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब पावर फिगर की बात है तो FZS जो था 150, तो FZS में बस एक ही दिक्कत थी कि पावर फिगर कम था। पावर और टॉर्क अगर देखें तो इस गाड़ी से मुकाबले कम था। डेली कम्यूट के लिए थोड़ी हाईवे रनिंग भी है, तो मद्देनज़र मैंने रखते हुए तो मैंने इसको सोचा कि N150 परचेज करते हैं, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल हूबहू N160 जैसी दिखती थी। पावर भी अच्छा था, मैं 125 सीसी की बाइक से आ रहा था, तो और मुझे डेली कम्यूट में माइलेज भी मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं माइलेज को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता था। तो माइलेज को दिमाग में रखते हुए मैंने ऐसी बाइक लेने का सोचा। तो मैंने सोचा कि बाइक में देखो भाई, सबसे पहले तो ब्रेकिंग मेरी, देखिए बाइक लेने का, सिर्फ इस बाइक को लेने का एक उद्देश्य क्या था मेरा, कि मैं भाई डेली कम्यूट करूँगा तो माइलेज अच्छा मिल जाए, मुझे 40 तक का अप्रॉक्स माइलेज मिल जाए। दूसरी चीज़, जो गाड़ी का हेडलाइट है, जो प्रोजेक्टर देते हैं इसमें, इस सेगमेंट में कहाँ ही गाड़ी हैं जिनमें प्रोजेक्टर आता है। अब बात करेंगे कि एक्सट्रीम 125 में भी तो प्रोजेक्टर आता है, बट मुझे कहीं ना कहीं इसका प्रोजेक्टर लाइट का थ्रू बहुत अच्छा लगा। मैं आपको किसी दिन रात में भी दिखाऊंगा, इसका थ्रू सच में अच्छा है। N150 N160 के सेगमेंट में जितनी गाड़ियाँ N160 में, आप देखिए ना उनका थ्रू कितना अच्छा है। तो इस वजह से। और दूसरी चीज़ थी इसकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। कि ब्रेकिंग इतनी अच्छी मिल रही थी इस प्राइस में, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना इसके बजाया जाए। मैं रेडर 125 देख रहा था, लेकिन उसमें ABS नहीं आता था। मैं नॉन ABS बाइक लेना ही चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि अगर डुअल चैनल नहीं
एटलीस्ट सिंगल चैनल ABS तो हो कम से कम। ABS का क्या ही बेनिफिट है वो तो आपको पता ही है। अभी मैं एक फुटेज आपने अभी देखा ही होगा, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा कैसे सडन ब्रेकिंग की है जिसकी वजह से गाड़ी रुकी है, गाड़ी स्किड नहीं हुई है, व्हील लॉक नहीं हुआ है। तो ABS के अपने फ़ायदे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने होंडा SP 160 क्यों नहीं ली। मैं आपको बताऊँ, उसका जो पावर फिगर है और पावर एंड टॉर्क है वो बहुत लीनियर है, मतलब इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब इस एग्रेसिव नहीं है। पल्सर अपने नाम से जाना जाता है। मैं लेकिन एक बात अब मुझे समझ में आती है कि ये वो बजाज नहीं है जिसको मैं जानता था। ठीक है, मैंने एक ब्लॉग में ऑलरेडी बोल रखा था कि जो हीरो है वो उसका बस नाम ही रह गया है। चंद गिनी चुनी एक दो गाड़ियाँ हीरो की स्प्लेंडर रह गई हैं जो सच में अच्छी हैं, वरना हीरो में कुछ नहीं अच्छा है। सबका आफ्टर सेल सर्विस देखिए इतना ख़राब है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हीरो में जाने का मन नहीं करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने होंडा SP 160 क्यों नहीं ली, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चौथा गियर है, अभी देख लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गियर लो किया, अब पुल दिखना है एक बार, और गाड़ी का ब्रेकिंग देखिए एक बार। देखा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार फिर आपको मैं पुल दिखाता हूँ। सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर। अब एक बार देखना सिटी में। अब मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट कराता हूँ एक बार ना, ज़बरदस्त ब्रेकिंग, मतलब कॉन्फिडेंस आता है बाइक चलाने में। और इसके क्या है, पीछे इसमें सामने टेलीस्कोपिक आता है जो कि 31 mm का आता है। बाद में N160 लॉन्च हुई सिंगल सीट पे इसी चेसी पे ही, तो उसमें जो वो है 37 mm का उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया टेलीस्कोपिक सस्पेंसन। हालांकि बात करें तो अब तो UHD के साथ भी आने लगा है, ऑप्शन आने लगा है। फिर बात आती है कि FZS में पावर फिगर की वजह से नहीं गया मैं, कि मुझे उसमें पावर कम मिल रहा था। तो खैर इन सब चीज़ों को जानते हुए तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसी बाइक परचेज की जाए जिससे कि मतलब थोड़ा सा मतलब पावर फिगर में आए। हालांकि एक चीज़ और है, पिछले वीडियो में जो लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उनमें एक कमेंट पढ़ा। मैं सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैंने N160 का कवर थंबनेल क्यों लगाया N150 की जगह, तो मैं आपको एक बिहाइंड द रीज़न बताता हूँ उसका। N150 कंपनी ने बंद कर दी है और N160 जो लॉन्च की है सिंगल सीट में वो इसी चेसी पर बेस्ड है। बट मैं इंजन कॉन्फ़िगरेशन की, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इंजन तो सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को भी एग्री करता हूँ। N150 का जो इंजन है वो P150 का इंजन है। ठीक है, N150 में जो इंजन है वो P150 का इंजन है जो कि 149 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है। और जो N160 है उसमें आपका 164 यानी 164 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है, इंजन का डिस्प्लेसमेंट है। तो सही बात है, मैं उससे कंपेयर बनता ही नहीं है। लेकिन अलग अलग ट्यूनिंग की गई, दोनों की ट्यूनिंग जो है वो अलग है, डिफरेंस है ट्यूनिंग में। खैर अगर बात करते हैं अगर कि आपने बस वो करने के लिए, मैंने बस एक जागरूक करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, जिससे कि लोग मतलब इस चीज़ को समझें कि बजाज में आफ्टर सेल सर्विस पहले जैसी नहीं रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि बजाज, मैं जिस बजाज को जानता था, मैं सच बताऊँ ये बजाज वो बजाज नहीं है जिस बजाज को मैं जानता था। अब मानेंगे नहीं, मेरे घर में 3 बाइक्स रह चुकी हैं बजाज की। पहली जो बाइक थी वो थी बजाज बॉक्सर, जो कि बजाज बॉक्सर 100 सीसी डीलक्स में आती थी, वो रही है। और मेरे ख्याल से आज अगर बजाज चाहे ना, उस हिसाब की बॉक्सर बाइक आज नहीं बना पाएगी। वो जो एक टाइम पे उन्होंने बना दिया है, आज वो अगर कंपनी खुद भी चाहे ना, सोचे ना, तो नहीं बना पाएगी। लेकिन अब अगर बात करते हैं कि सेकंड बाइक मेरे घर पे थी 2013 मॉडल पल्सर 150, अब जो कि उस टाइम पे सिंगल डिस्क के साथ आता था, नॉन ABS। अब तो ट्विन डिस्क के साथ आता है और ABS का ऑप्शन आता है। वो बाइक लेजेंडरी बाइक इतने साल रही और इतने अच्छे से चली, मुझे कभी किसी चीज़ का फ़ील नहीं हुआ, कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैंने इस बाइक को परचेज़ कर लिया, मेरा तो मन ही हट गया है। और सर्विस सेंटर जाके बार बार भाग के, मेरा भाई सच बताऊं तो मेरा मन हट गया है। मैं अब तो नहीं कभी बजाज की कोई बाइक परचेज करने वाला हूँ। मैंने तो दिमाग में ये बैठा लिया है भाई
क्यों? क्योंकि आपके पास जब आपको बार बार परेशान होना पड़ता है ना, सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब आपके दिमाग में आता है कि भाई अब क्या करूं मैं, कि मतलब ऐसी बाइक इतना पैसा लगाने के बाद जब ये कंडीशन हो। खैर, अब जो हो चुका है सो हो चुका है। खैर, अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच। आपके जो क्वेरीज हों या जो क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में बताइए, आप कमेंट कीजिए, मैं एक एक करके सबका रिप्लाई दूंगा। और मैं किसी यहाँ पे कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मतलब डिफेम क्या, मैं ना ही किसी पर्टिकुलर शोरूम को डिफेम कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर शोरूम कुछ ऐसा है। मैं हाल ही बताऊँ तो मैंने जो बजाज का जो अभी जाके मैंने सर्विस सेंटर पे मैंने जो सारी चीज़ें बताई और उन्होंने एक्नॉलेज की और उन्होंने अच्छे से मुझे वो किया, इसमें उनकी भी गलती नहीं है। क्या करें भाई वो, ठीक है, जब कंपनी से ही ये सी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। अब बस यही है कि जितना हो सकता है उतना इसको केयर करके चलाऊंगा, बाकी जैसा भी रहे आपको आके अपडेट देता रहूँगा। बाकी एक बार ज़रूर सोचिएगा, बजाज की कोई बाइक परचेज करने से पहले, टीवीएस की कोई बाइक परचेज करने से पहले एक बार ज़रूर माइंड में सोचिएगा, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करता है, केवल इस चीज़ को लेके नहीं। बहुत लोग आए कि नहीं मेरी N160 में तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है, बिल्कुल चल रही है। एक अभी सर्विसिंग के दौरान 2-3 लोग मुझे मिले, जिनमें से एक लड़का अभी मिला जिसने लास्ट ईयर अक्टूबर में बाइक को परचेज की थी, उसकी बाइक बड़ी बेहतरीन चल रही है। खैर, मेरी बाइक के साथ ये दिक्कत हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी बाइक्स ख़राब हैं, पर जितना हो सकता है मैं चाहता हूँ कि मैं एक मतलब एज ए कस्टमर इस बाइक का तो मैं तो अपना एक ऑनरशिप रिव्यू दूंगा ही दूंगा। तो खैर, जिनके पास N160 या पल्सर या फिर बजाज की कोई भी बाइक है जो अच्छे से चल रही है, तो भाई मेंटेन करके रखो, अच्छे से चलाओ, बिल्कुल भाई, नो डाउट अच्छे चलेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई बाइक है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें, बजाज को टैग करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में और बाकी अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जितना हो सकता है मैंने कवर करने की कोशिश की है, बाकी कुछ अगर छूटता है तो वो आपको हाल फिलहाल में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका इतना सपोर्ट देने के लिए। लास्ट वीडियो पे आपने 20,000 से ज़्यादा मतलब व्यूज़ आए हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो थैंक यू सो मच दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर चेकआउट एक बार कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।